बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, कल हमने जो टॉपिक अपना डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। हमने दो वेक्टर्स लिए थे और उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए हमने ऐड किया था। हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे उन वेक्टर्स के, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे। उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया था और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट की थी। ये 3-4 वो स्टेप्स थे जो हमने कल के क्वेश्चन में परफॉर्म किए थे। तो जब आप बुक देखेंगे तो उस सवाल के एंड पे एक समरी लिखी हुई होगी। तो वो समरी यही पॉइंट्स हैं जो आपने दो वेक्टर्स की एडिशन के दौरान परफॉर्म किए, यानी आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किए, आपने वाई फाइंड आउट किए, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। तो ये मर्जी होती है आपकी, आप सवाल के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, सवाल के एंड पे भी इनको लिख सकते हैं। आज जो बात मैं आपको समझाने लगा हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप गौर से समझेंगे। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। तो आप इसी चैप्टर के स्टार्ट में ये बात समझ कर आए हैं। मैंने आपको बताया था कि हाउ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी फाइंड आउट। जब कोई वेक्टर किसी प्लेन में होता है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन कैन बी फाइंड आउट बाय एन एंगल which the representative line of a vector make with positive x-axis in anti-clockwise direction। ये वो फिक्रा था जिसका आज इस्तेमाल होने लगा है। दोबारा सुन लें। किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज एक एंगल से मालूम होती है। किसमें? जब वो प्लेन में होगा तो ऑलवेज एक एंगल से फाइंड आउट होगी जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाएगी। किसके साथ बनाएगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात जब आपके जहन में होगी तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो ये देख लें कि जब हम बात करते हैं, आप प्लेन जब बनाएंगे तो ओरिजिन के राइट और लेफ्ट एक्स एक्सेस होते हैं। राइट साइड पे जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है। यानी जब हम इस चीज को बनाएंगे तो आपके पास जो लाइन होगी, जो ओरिजिन यहाँ पे देखें, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस होगा और उसके लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सेस होगा। यानी जब हम प्लेन बनाएंगे, ये हमारे पास टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसके लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरह अपवर्ड जो y होता है वो पॉजिटिव होता है और जो डाउनवर्ड होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब ये चीज आपको क्लियर होगी तो अब आप देख सकते हैं कि इसके टोटल 4 क्वाड बनते हैं। यानी 4 क्वाड बनते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड होता है, ये आपके पास सेकंड होता है, ये आपके पास थर्ड होता है और ये आपके पास फोर्थ। यानी टोटल हमारे पास 4 क्वाड बनते हैं। तो अगर आप गौर करें, आपके सामने स्लाइड पे भी मौजूद है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी दिखा रहा हूं कि ये जो फर्स्ट क्वाड है इसमें दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड में एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो आपका होता है, यानी वाई आपका पॉजिटिव होता है जबकि एक्स आपका नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब ये आम सी बात है और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, आप रखेंगे ये बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव, जबकि सेकंड और जो फोर्थ क्वाड है उसमें अपोजिट साइन होता है, यानी एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। अब जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो अब मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होती है। तो आपने पहली बात जो मैंने आपको समझाई है, आपने ये जहन में रखना है कि वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक एंगल से फाइंड आउट होती है और वो एंगल थीटा होता है जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाती है, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। ये आपका थीटा फाइंड आउट करने का तरीका होगा। अब फर्ज कर लें जी हमारे पास पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है और उसके दोनों कंपोनेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, इससे मुराद ये है कि आपका जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मौजूद है। आपका वेक्टर की मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो आपने उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? तो यहां पर एक बात आपने जहन में रखनी है और वो बात ये है कि जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसका आपने एक एंगल दिखाना है, इनिशियल एंगल जिसको इब्तदाई एंगल कहते हैं, और उस इब्तदाई एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई से, ये ग्रीक वर्ड है, फाई इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये फाई फाई पढ़ते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो आपने फर्ज कर लें एक वेक्टर है आपके पास, आपने ये एक वेक्टर है आर। अब ये जो वेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है अपना इब्तदाई एंगल जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपने यहां दिखा देना है। जब आप इनिशियल एंगल बनाएंगे ये बात जहन में रखेंगे, जो इनिशियल एंगल होता है फाई, वो इनिशियल एंगल यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, मैं एक बोर्ड पे दिखा रहा हूं। ये जो वेक्टर की लाइन है वो एक एंगल, इब्तदाई एंगल बनाएगी फाई। फाई वो किसके साथ बनाएगी? इसके लिए शर्त नहीं होती कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि वेक्टर की जो लाइन है वो एंगल एक्स के साथ ही बनाएगी। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी इनिशियल एंगल के लिए शर्त नहीं है। हमने फाई बना दिया, अब हमने फाइंड आउट करना है थीटा। तो मैंने आपको तरीका बताया कि थीटा कैसे फाइंड आउट होता है। थीटा हमेशा वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आपको ये मेरे हाथ नजर आ रहे हैं तो गौर से देखें, मैं बना रहा हूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैंने शुरू किया और ये मैं लेकर जाऊंगा वेक्टर की लाइन तक, बस यहां तक। ये मेरा थीटा होगा, ये क्या होगा? थीटा होगा। तो अब यहां मुझे ये पता चला कि अगर कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है तो वहां पर जो थीटा होगा वो इक्वल टू क्या होगा? वो फाई होगा, क्योंकि यहां पर जो आपका एंगल है थीटा वो इक्वल टू फाई है। फाई आपका इनिशियल एंगल होता है, और फाई कैसे मालूम होता है? ये कल के टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं। फाई जब भी मालूम करना हो वो टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट से फाइंड आउट होता है, ये याद रखा करें। जो फाई होता है इनिशियल एंगल, वो ऑलवेज टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट से फाइंड आउट होता है। तो अब हमें यह पता चल गया कि अगर कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, तो वहां बनने वाला जो एंगल थीटा होगा वो इक्वल टू फाई होगा, इक्वल टू फाई होगा। अब मैं आपके सामने दूसरा बना रहा हूं कि अगर हमारे पास वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है तो फिर क्या होगा?
अब आपके सामने मैंने वेक्टर दिखाया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने क्या दिखाना है कि ये वेक्टर जब सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होगा तो अपना इब्तदाई एंगल कहाँ बना रहा है, जो इनिशियल एंगल है जिसको हम फाई कहते हैं, तो वो आप वाई के साथ नहीं शो कर सकते, वो आपने हमेशा एक्स के साथ ही शो करना है, एक्स के साथ। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, चाहे वो एक्स नेगेटिव हो चाहे वो एक्स पॉजिटिव हो, हमेशा जो आपका फाई बनेगा, जो इनिशियल एंगल होगा, वो एक्स के साथ ही होगा। अब बात रह गई कि थीटा कहाँ होगा। जब वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है तो हम थीटा मालूम करने लगे हैं, तो आप वही मेथड ज़हन में रखेंगे कि थीटा जो है वो वेक्टर की लाइन बनाएगी किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये देखो ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, यहां से मैं शुरू करूंगा और इसको मैं बनाते बनाते एंटी क्लॉकवाइज ये वेक्टर की लाइन तक ले आऊंगा, ये वेक्टर की लाइन पे आके रुक जाएगा, ये आपका होगा थीटा। ये क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो अब यहाँ गौर करो, अगर यहां से लेकर इस लाइन तक मुकम्मल आ जाता तो ये 180 बनता, लेकिन ये वेक्टर की लाइन तक रुक चुका है, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे कि ये थीटा जो है ये इक्वल टू क्या है, 180 माइनस फाई है। यानी टोटल यहां से लेकर यहां तक 180 बनता, लेकिन ये यहां पर रुक गया है, तो फाई आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ जाएगा 180 माइनस फाई बन जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम यहाँ पे जाएं, वेक्टर अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका है, तो फिर यहाँ पर देखें मौजूद है, तो यहाँ पर जब होगा सबसे पहले आपने फाई शो करना है, तो फाई हम एक्स के साथ ही शो करेंगे। यहाँ आपका फाई होगा, ये फाई आ गया। अब आपने थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटे के लिए वही मेथड होगा कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है और इसको वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन तक लेके आना है, यहां तक। ये आपका थीटा होगा, ये आपका थीटा होगा। तो अब यहां से लेकर यहां तक ये 180 बनता है, तो यहां तक आपका एंगल आ रहा है, तो फाई भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 180 प्लस फाई। तो अगर आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो आपका जो एंगल है वो बनेगा 180 प्लस फाई बनेगा। इसी तरह लास्ट हमारे पास है कि अगर आपका वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे आ जाता है, तो सबसे पहले हमने फाई शो करना है। तो फाई हम यहाँ वाई के साथ तो शो नहीं कर सकते, हमेशा एक्स के साथ होगा, ये हमारा फाई बन जाएगा। अब मालूम करना है थीटा। तो आपको मैंने बताया थीटा ऑलवेज कैसे फाइंड आउट होता है, वो वेक्टर की लाइन बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से शुरू करेंगे, घुमाते घुमाते इसको हम वेक्टर की लाइन तक लेकर आएंगे यहाँ तक। तो अगर ये यहाँ तक पूरा आ जाता, यानी सर्कल पूरा हो जाता, तो 360 बनता, लेकिन ये एंगल यहाँ आके रुक गया है आपका थीटा। तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 360 माइनस फाइव लिखेंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने आपको बोर्ड पे भी बना के दिखाया है, तो डायग्राम में भी ये आपको नजर आ जाएगा। निशान स्लाइड चेंज कर दें। ये देखें आपके सामने स्लाइड है, ये जो मैंने आपके सामने बनाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट दिखाया हुआ है। तो आपको यहाँ समझ आ जाएगी किस तरह जो है ना, बड़ा इजी सा है। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में भी मौजूद होगा, सबसे पहले आपने उसका फाई बना लेना है, और उसका फाई जो है वो हमेशा एक्स के साथ होगा। यानी शर्त नहीं होती कि एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा एक्स के साथ, लेकिन जो आप थीटा बनाने लगेंगे, यहाँ देखो किस तरीके से वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से शुरू हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता चलता वेक्टर की लाइन तक जाता है। उसके बाद इसको आपने गिन लेना है। अगर ये यहाँ तक पूरा आ जाता तो 180 होता, क्योंकि ये ऊपर रुक गया है, तो फिर आप 180 में से माइनस कर देंगे 5। शान नेक्स्ट स्लाइड कर दें।
शान स्लाइड चेंज कर दे। हाँ, अब यहाँ पे देखें, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट भी मैंने आपको बना के दिखाया था। अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है तो किस तरीके से जो है ना आपका जो थीटा है वो 180 प्लस 5 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट शान स्लाइड चला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है मैंने भी आपको बनाकर दिखाया कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर होगा तो थीटा कैसे फाइंड आउट होगा। तो ये चार बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट होती है। यानी अगर आप फाई को मालूम कर लें, और फाई कैसे मालूम होता है मैंने आपको बता दिया। फाई को आप हमेशा मालूम करेंगे टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट से। उसके बाद वेक्टर्स के कंपोनेंट को लिख लेना कि वो पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अगर उसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट में होगा, देन आप थीटा मालूम कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू फाई। अगर उसका एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो आप समझ जाएंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5 वाला। अगर उसका एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है तो आप समझ जाएंगे कि आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो देन आप थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 180 प्लस 5 वाला। और इसी तरह अगर वेक्टर का एक्स पॉजिटिव है और उसका वाई नेगेटिव है कंपोनेंट, तो आप समझ जाएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और आप थीटा मालूम करेंगे 360 माइनस 5 से। तो ये चार चीजें हैं, इनको आप जहन में रखेंगे, मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी है। शान नेक्स्ट जो है ना इसको कर दें। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा सा स्टार्ट करना है। ये जो मैंने आपको समझाया ये लास्ट टॉपिक से रिलेटेड था और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। एक स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को। शान नेक्स्ट चेंज कर दे। जी बच्चों, अब देखें, सबसे पहले आज मैं आपको बता रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट का जस्ट तारुफ करा रहा हूँ। स्केलर प्रोडक्ट जो है ये क्या है, अगर आप इसके नाम पे जाएं तो आपको इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट यानी आपका प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट किन चीजों का होगा, तो ये जहन नशीन कर लो, प्रोडक्ट दो वेक्टर का ही होगा। यानी जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अगर आपको उसका प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी की हासिल में होता है तो आप उसको कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये बात जहन में रखें, जरब हमेशा दो वेक्टर ही खाएंगे, ऑलवेज टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड। अब शर्त यह है कि उनका प्रोडक्ट क्या आता है। अगर उनका प्रोडक्ट स्केलर आता है तो आप उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अगली बात ये आती है कि हाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग डॉट बिटवीन देम। ये चीज मैंने आपके सामने शो की है। किसी भी दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डाल देते हैं। यही वजह, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। यही वजह है कि इसको स्केलर प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डाला जाता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद
इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, हाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी फाइंड आउट। तो याद रखना ए डॉट बी जो होता है ये ऑलवेज ए बी कास थीटा होता है। ए डॉट बी is always is equal to ए बी कास थीटा। ये इक्वेशन होगी जो आपको याद होनी चाहिए ऑलवेज। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट मालूम करेंगे तो वो कास थीटा से मालूम होगा। और ये बात मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि कास ही क्यों आता है, साइन क्यों नहीं आता, टेन क्यों नहीं आता। अभी आप सिर्फ इतनी बात जहन में रखें, डॉट प्रोडक्ट में कास यानी एक्स कंपोनेंट जो होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद होता है, इसलिए हम इसको कास यूज करते हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स के दिन डॉट होगा तो फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कास बन जाएगा। जैसे यहाँ स्लाइड पे शो हो रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास। इस ए बी में जो ए बी है वो मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए और बी के, और थीटा जो है इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है जो आपको स्लाइड पे नजर भी आ रहा होगा। ईशान स्लाइड चेंज कर दे जरा। अब इसमें देखें, सबसे पहले ना आपको ये शो किया गया है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। आपने ये बात पहले भी समझी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑर्डर चेंज करने से अगर आपका प्रोडक्ट सेम रहे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले देखें ये दोनों डायग्राम शो की गई हैं। एक दफा आपने क्या किया, ए डॉट बी लिया, मतलब आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपका जवाब आया ए बी कास थीटा। यानी इस ए बी कास थीटा में आप ए को अगर अलग कर दें तो बी कास थीटा वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा जो ए की डायरेक्शन में होगा, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। तो इसी तरह अगर आप बी डॉट ए ले लेते हैं, आप उलट कर देते हैं बी डॉट ए, मतलब बी को एक ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जवाब आता है बी ए कास थीटा। तो अब आप समझदार हैं, चाहे बी ए कास थीटा लिखें या ए बी कास थीटा लिखें आपके जवाब पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 5 से ज़रब खाए जवाब 10 आएगा, और अगर 5 2 से ज़रब खाए जब भी जवाब 10 ही आएगा। तो ए डॉट बी लें वो भी ए बी कास थीटा होगा, अगर बी डॉट ए लें वो भी ए बी कास थीटा होगा। तो यहाँ से ये साबित होता है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। शान स्लाइड चेंज कर दें। तो ये बात जहन नशीन कर लो कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। अगर आपको कहा जाए कि ए डॉट बी मालूम करें और अगर आपने बी डॉट ए मालूम कर लिया तो कोई मसला नहीं है, आपका जवाब गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर तब्दील करने से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखें, आपको यहाँ एग्जांपल शो की गई हैं। एग्जांपल जो है ना कि आपको कहाँ नजर आता है इस तरह का स्केल प्रोडक्ट। वर्क इसकी एग्जांपल है। वर्क जो है चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको हम एफ डॉट डी लिखते हैं। तो जब इसको खोलेंगे तो ये एफ डी कास थीटा बन जाएगा। यानी फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दो वेक्टर ने जरब खाई तो वर्क हासिल हुआ। शान नेक्स्ट। इसी तरह पावर है, पावर इसकी एग्जांपल है एफ डॉट वी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ई डॉट ए। ए इसमें एरिया वेक्टर होता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है और ए एरिया वेक्टर होता है। ये वो एग्जांपल हैं जो शो कर रही हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। तो आज जस्ट मैंने आपको यहाँ तक बताया, कल हम इंशाल्लाह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे।